हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत चकाचक, एकदम सुकून के साथ में चल रहा होगा सब कुछ, है ना? तो आगे बढ़े, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो भाई साहब, आज आरसीबी फरीदाबाद विच इज रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ने डीबीटी जेआरएफ के फॉर्म अनाउंस कर दिए हैं। एग्जाम का नाम डीबीटी जेआरएफ नहीं है, ध्यान रखना है, एग्जाम का नाम बीईटी है, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे आपको जूनियर रिसर्चशिप मिलती है, फेलोशिप जिसको अपन बोलते हैं, या जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। और ध्यान रखना, इसमें एलएस वगैरह का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। सीएसआर नेट एलएस होता है, डीबीटी जेआरएफ का कोई नेट एलएस नहीं है, ठीक है? वहां पे कोई एलिजिबिलिटी नहीं है एलएस के लिए, ठीक है? वहां पे सिर्फ आपका डायरेक्ट पोजीशन मिलता है, या तो आप जेआरएफ ज्वाइन कर लो पीएचडी के साथ में चाहते हो तो इंस्टीट्यूशनल, या फिर आप प्रोजेक्ट बेस्ड भी कर सकते हो। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड है जो नहीं है एक्चुअल मार्केट में, जो कि होना चाहिए। सो भाई साहब, डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, डीबीटी जेआरएफ की कहानी पे बात कर रहे हैं अपन। और ये जो प्रोग्राम है इसको रन करता है आपका रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आरसीबी फरीदाबाद, ठीक है? इन्होंने अभी अभी अनाउंस कर दिया है कि जो बीईटी 2024 होने वाला है वो कब होने वाला है। तो ये होने वाला है 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को होने वाला है सर ये। और इसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगी? इससे बेसिस पे आपको दो चीजें मिलेंगी। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डीबीटी का जेआरएफ फेलोशिप मिल जाएगा। इसके अलावा आपका इसमें दो चीजें रहेंगी, या तो आप प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट ले सकते हो या एकेडमिक परस्यूट के लिए ले सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो दो सिलेक्टेड कैटेगरीज में जाते हैं, या तो वो कैटेगरी ए में आते हैं या फिर वो कैटेगरी बी में आते हैं। अगर वो कैटेगरी ए में आ रहे हैं तो उनका क्या है, वो जहां पे भी चाहे वहां पे भी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं या जेआरएफ का पोजीशन ले सकते हैं, और उसके बेसिस पे उनको फेलोशिप डीबीटी देता है। लेकिन अगर आप कैटेगरी बी में आते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट्स में ही फेलोशिप मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है? उसके बाद में ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। अगर एक दो चीजें आपको मेरे बारे में जानना है तो जानना इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि कौन आपके बारे, कौन बता रहा है आपको, ये बात पता होना चाहिए कि भैया आपसे कौन बात कर रहा है। क्योंकि आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड फेक गुरुज हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। इसके अलावा ये, क्योंकि मतलब मैं यूजुअली ये चीज नहीं करता हूँ, बट क्योंकि दो चार बार ऐसा हो चुका है तो मुझे लगा कि इसको कर देना चाहिए। तो ये मेरा 2020 का रिजल्ट है, कैटेगरी ए में है ये, और ये नाम है यहाँ पे। तो कैटेगरी ए में मैंने क्वालिफाई किया था तब। बाकी मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने भी किया था, इसको कोई बड़ी चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें कि आपको बीईटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो बीईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आपका बैचलर्स या मास्टर्स होना चाहिए बायोटेक में। बैचलर्स जो होना चाहिए आई थिंक 4 इयर्स का होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फाइनल सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है? मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल में हो तो 60% मिनिमम होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 55, और एसटी एससी ओबीसी के लिए ये आपका क्या होता है, अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी 60 है भैया, सॉरी सॉरी, 55 जो है वो एसटी एससी और इनके लिए, दूसरों के लिए। हाँ, ये ध्यान रखना है एज, कि आपका ये 28 तक के लिए ही दे सकते हो आप जनरल, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको क्या होगा, 28 साल के पहले ही एग्जाम लिखना है। जैसे नेट वगैरह में क्या रहता है कि जेआरएफ तो आपको 28 के पहले ही मिलेगा, लेकिन एलएस वगैरह में आप 35-32 तक भी जा सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान करें तो यहाँ पे आपके पास में दो एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, या तो आप जेआरएफ बन सकते हो या आप एसआरएफ के लिए, अगर आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से चलता है तो आप आगे जाके एसआरएफ क्रिएट कर सकते हो 2 साल बाद। पता ही होगा, छोटा मोटा है ना, कि 2 साल बाद हम प्रोग्रेस करके एसआरएफ की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसके अलावा सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस बहुत बड़ा है इस एग्जाम का, और दो सेक्शन होंगे इसके अंदर, ये बात भी ध्यान रखना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में से जो सेक्शन ए है वो पूरा ही कंप्लीटली कंपल्शन होता है, बट जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, और आप अगर ढंग से तैयारी करें, और आप नेट की अगर आपने तैयारी करी है, सीएसआर नेट की, और आपने जो कोर यूनिट्स है उनको ढंग से किया है, तो आप सेक्शन बी में आसानी से ऑप्शंस वाले सवाल निकाल सकते हो। मैंने अपने टाइम पे 244 स्कोर किया था 300 में से, और 10 के आसपास मेरी जो बाकी दोस्तों के साथ बातचीत हुई थी, 10 के आसपास मेरा ऑल इंडिया रैंक था। बट इसमें ऑल इंडिया रैंक आता नहीं, ध्यान रखना। एक बार अगर आपने जेआरएफ आपको मिल गया तो फिर रैंक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको इंटरव्यूज अच्छे से क्लियर करना होते हैं पीएचडी के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ऑब्वियसली अप्लाई करने की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। दो सेक्शंस होंगे इनके अंदर, ए एंड बी, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, और प्लीज ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगली चीज की बात करें तो एग्जाम सिटीज। तो एग्जाम सिटीज सिंपल है, 4 सिटीज आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से जैसा भी अलॉटमेंट होगा आपको अपने अकॉर्डिंगली मिल जाएगी, जो किस्मत में रही तो वही मिल जाएगी, नहीं तो फिर दूसरी तीसरी चौथी में से कोई एक मिलेगी। एप्लीकेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको इसके लिए पढ़ना है, जिसकी भी लिंक में डाल दी जाएगी नीचे, उससे आप इसको डिटेल में पढ़ें, क्या क्या चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट क्या क्या है, सर्टिफिकेट्स क्या क्या है। इसके अलावा फीस की अगर अपन बात करें तो एप्लीकेशन फी 1200 रुपए है आपकी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और आपका
600 रुपये है ST SC और PWD के लिए, है ना, याद रखना है। 600 रुपये है आपका ST SC PWD के लिए, 1200 जनरल OBC और EWS के लिए। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर ये। डेट्स सबसे पहले 8 तारीख से, मतलब आज से इसके फॉर्म चालू हो गए हैं, जिसकी क्लोजिंग 6 मार्च को हो जाएगी, प्लीज ध्यान रखना। और ये बात प्लीज ध्यान से नोट कर लेना, 5 बजे, 6 मार्च को 5 बजे फॉर्म बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो बोलते हैं 6 मार्च को है तो शाम को फॉर्म बंद हो जाते हैं, एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। 6 मार्च को 5 बजे फॉर्म बंद हो जाएंगे, तो मिनिमम आप 1 से 2 मार्च तक इसका फॉर्म का काम काज निपटा लें। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करें तो 20 तारीख को, 20 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, सैटरडे को, 3 बजे से 6 बजे तक दिन में। तो प्लीज दिन में सोना आज से बंद। अगर अभी भी दिन में सोओगे तो फिर एग्जाम में भी सोते रहोगे ना। अगर आगे और बढ़ते हैं तो करेक्शन पर्टिकुलर, अगर आपका कुछ करेक्शन है तो आप 8 मार्च से 9 मार्च के बीच में कर सकते हो। सेम गेट गेट बी में भी यही सब कुछ है। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो आपने DBT JRF का ये BET आपने दिया है ना, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा कि आपने कितना स्कोर किया है, बाकी उससे ज्यादा स्कोर करना होगा, ऑब्वियस बात है ये तो। एंड दैट्स इट। सो DBT के लिए अच्छे से तैयारी करो। मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो उस पर बना दूंगा कि मैंने अपने टाइम पे कैसे किया था। आई थिंक 2-3 दिन में आ जाएगी स्ट्रैटेजी वीडियो, उसको फॉलो करो। और उसमें मैं प्रॉपर प्लान शेयर करूंगा कि कैसे 60 डेज में तुम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स के बारे में पता कर सकते हो और शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये तो पॉसिबल नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मतलब मास्टर्स तक तो कर ही रखा होगा, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। और कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज, आई होप यू वैल्यूड समथिंग। 3-4 चीजें तुमको पता चली होगी इसके अंदर। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।